सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं यूपीपी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। किसका? यूपीपी का जो एग्ज़ाम होना है आपका। और कौन सा? एग्ज़ाम के लिए मैं लेके आया हूँ, तो इसे आप देखना ना भूलिए। इसके अलावा यूपीएसआई, और इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। कितने बेटा? 30 क्वेश्चन होंगे और 30 में आपको 20 सही करना है। तो ये मान लेना कि आपकी जीएस अच्छी है। और पहला क्वेश्चन अब देखते हैं हम बिना देरी करते हुए। शेखा झील के नाम से, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया। किसका? शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ये कहाँ पर है आपको बताना है। तो लखनऊ में, ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो आप आंसर इसका कीजिए और ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आप बताएंगे, ये आपका अलीगढ़ में स्थित। कहाँ पर? अलीगढ़ में स्थित है। और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक ताजे पानी की झील है। कैसी है? ताजे पानी की झील है। कैसी है? ताजे पानी की झील है बेटा, याद रखिए कि ताजी पानी की झील है और इसी का विकास किया जा रहा है। ओके, दूसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आपको बताना है ये क्वेश्चन। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? दूसरा क्वेश्चन है 5, 6, 7 या 8। तो आप इसका आंसर बताइए कि जनपदों की संख्या कितनी है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। 5, 6, 8, 7। तो इसका आपका जवाब होगा 7। अब कौन कौन आते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आता है, आप जानेंगे चित्रकूट आता है इसके अंतर्गत। बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, मैं बता दे रहा हूँ, बांदा, ललितपुर, झांसी, जालौन, झांसी, जालौन और हमीरपुर और महोबा। कौन बेटा? महोबा। ये 7 जिले बुंदेलखंड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है ये उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। नंबर ऑप्शन ए किशनपुर, नंबर 2 कतरनिया घाट, नंबर 3 रायपुर और नंबर 4 चंबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये स्थापित किया गया था 1975 में। कब स्थापित किया गया? 75 में स्थापित किया गया था। किशनपुर कब स्थापित किया था बेटा? 1972 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया? 72 में। और ये कब स्थापित किया था? 1979 में। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसका स्थापना कब किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किसी एक मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है। अर्थात कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। काली कपास मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, विंध्याचल मिट्टी या करैल मिट्टी। तो आप बताइए कौन सी मिट्टी। तो आप बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। कौन सी? काली कपासी मिट्टी पाई जाती है। अब इस मिट्टी को
दो वर्ग में बांटते हैं। इसको वहाँ पर कहा क्या जाता है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा, तो आप बताइए इसको क्या कहा क्या जाता है। इसको काबर या वहाँ पर काबर या मार मृदा भी कहते हैं, मार, काबर या मार मृदा कहते हैं। ओके, और इसी में इसी का एक भाग है लाल मिट्टी। कौन से, लाल मिट्टी, और इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। ओके, और ललितपुर झांसी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है। तो आप बताइए कि 2023 में बोला अहमद तिनबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण। कौन, बोला अहमद तिनबू किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। नाइजीरिया, केन्या, घाना, सोमालिया। तो बेटा आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा आंसर इसका, बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइजीरिया। और इन्होंने किसके स्थान पर शपथ ग्रहण की है, तो आप बताएंगे ये जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति थे अहमद टिनबू, कौन, अहमद टिनबू, इन्होंने मुहम्मद बुहारी के स्थान पर, किसके, मुहम्मद, एक कोई बुहारी थे, उसके स्थान पर इन्होंने शपथ ग्रहण की। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और आप जरूर ये बताइए, ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से, बताइए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, और इसको बारे में मुझे बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान से पढ़िए आप और मुझे इसका आंसर बताइए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको समय दे रहा हूँ और आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटा, ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र अधिवेशन के 1931 के संदर्भ में सही है। तो आप बताइए, पहला ऑप्शन देखेंगे आप, तो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि गांधी इरविन संघ की पुष्टि की गई थी, या महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो इसका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता किया गया था। और कब किया गया था, 5 मार्च 1931 को किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं की थी, तो इसका क्या हो जाए, महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो आप क्या बताएंगे, नहीं, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मैं इसका मिसलेनियस बता दे रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका यही होगा। भारत छोड़ो का प्रस्ताव नहीं पारित हुआ था, ये ग्वालियर टैंक 1942 में ये पारित हुआ था, गांधी जी ने लिखा था इसको। सिर्फ इस आयोजन के खिलाफत आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन तो पहले ही पास हो चुका था, 1929 30 के अधिवेशन में चला था, 29 में, और 30 में अधिवेशन चल गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए ये दर्रा मिलाने वाला है। और निम्नलिखित के संदर्भों में से कौन से युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो आपको ये बताना कौन सा दर्रा कहाँ के लिए सही है। रोहतांग दर्रा सिक्किम में है, या लिपुलेख उत्तराखंड में है, या बोमडिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये है, रोहतांग दर्रा कहाँ पे है आपका, तो आप बताएंगे ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला बेटा अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये वाला कहाँ पे, तो सिक्किम में है, ये वाला कहाँ पे है, सिक्किम में। ओके, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आपको बताना है कि आप कितने सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है अगला कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल दुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था। जो मलिक इख्तियार उद्दीन अल दुनिया जो था, और इसने रजिया को
किस महल में कैद किया था? तो आप ये क्वेश्चन बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप जयपुर के जयगढ़ किले में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जयपुर के जयगढ़ किले में, या गोलकुंडा के किला में, या जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, या भटिंडा। तो आप बताएंगे भटिंडा के किले में। अब थोड़ा हम रजिया सुल्ताना के बारे में जान लेते हैं। ये रजिया जो सुल्ताना थी तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पर बैठी थी, जो दिल्ली, और इसका सेनापति मलिक इराउद्दीन अल्तुनिया था जो भटिंडा के किले में इसको कैद किया था। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी, और ये 1236 से 1240 तक गद्दी में बैठी थी और इसके बाद इसका खत्म काम हो जाता। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये बताइए आप, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली की अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर, अर्थात दिल्ली का अक्षांश और उस जगह का एक अक्षांश बराबर 1 डिग्री अंतर में। ढाका शहर तो भाई दिल्ली और बांग्लादेश बहुत दूर पड़ते हैं, इस्लामाबाद भी दिल्ली से बहुत पड़ता है, अमरनाथ जम्मू कश्मीर, लेकिन एवरेस्ट पर्वत जो है वो लगभग सेम ही जगह में पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप देखें एवरेस्ट का 27 डिग्री कुछ में बसा है और दिल्ली हमारी 28 डिग्री उसमें कुछ अक्षांश में, तो एक का अंतर हो जाए तो आंसर हमारा ये हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? संत होता था, आश्रम था, पुत्र था, या क्रम था? तो आप इसका आंसर बताएंगे संत था, और ये एक मुस्लिम संप्रदाय के थे लोग। ओके, सूफी सिलसिला इस्लाम की ही एक परंपरा शाखा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा कहा गया है कि लोकसभा की बहस नहीं लोकसभा में करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में जो लोग बहस किया करते हैं, जब भी संसद जाते हैं, तो भाषा किस में होनी चाहिए? किस भाषा में बहस करने को कहा गया? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। और आर्टिकल 120 में, अनुच्छेद 120 में इसका वर्णन किया गया। और यदि राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का जैसे अध्यक्ष होता है, तो यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी में नहीं बात कर पाता और अपनी मूल भाषा में बात करना, अर्थात अपनी मातृभाषा में, जैसे कोई तमिल है तो तमिल अगर बोलना चाहता है तो उसे लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेना पड़ेगा और फिर अपनी भाषा में वह बोल सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव और राजगुरु, आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और इन्होंने कब की थी? 1923 में इसकी स्थापना की थी। अब इसके बारे में जानते हैं। जब क्या कहते हैं, चौरी चौरा घटना हो गई थी 4 फरवरी 1922 को, और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ और आंदोलन जो चल रहा था भारत में, असहयोग आंदोलन, वो रुक गया। असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वो रुक गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, नेता ठंडक पड़ गए। तो इसी चलते हुए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ओके, अगला क्वेश्चन ये बताइए आप, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में नाम से जाना जाएगा? 243 में कहा गया है, 244 में कहा गया है, या 124 में कहा गया है, या 338 में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 338 बी। अगर अंदर की बात की जाए तो आर्टिकल 338 बी में कहा गया है। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये 101वां संविधान संशोधन था, इसमें जोड़ा गया 102वां संविधान संशोधन कर दिया गया था, और इसमें 2वां संविधान 2018 में किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ओके, तो आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप इसे बताइए आपके सही कितने होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित? राज्य से,
नगर पालिका से, केंद्र शासित प्रदेश या पंचायतें से। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर किससे होगा जाएगा बताइए आप। आपका भाग 8 किससे संबंधित, तो आप बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब पंचायतें किस भाग 9 में उल्लेख, इनका 9 भाग में उल्लेख है, ये भी याद रखिए। इसका किस में उल्लेख, भाग 9 से 243 में। ओके, और आप जानेंगे कि और हमारा अगर राज्यों श्रेणियों के उल्लेख 7वें संविधान संशोधन में किया गया है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश। नगर पालिका 9 के खा में उल्लेख है, राज्य का उल्लेख अलग है। ओके, अगला क्वेश्चन अभी बताइए। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। और ये बेटा कब से मनाना चालू हुआ है, ये मनाना हुआ है तो 24 जनवरी 2018 से, जब योगी आदित्यनाथ ने इसको मनाना घोषणा की दी है। 24 जनवरी 2018 से लगातार मनाया जा रहा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है, 343, 148, 124 और अनुच्छेद 110। तो आप बताएंगे इसका अनुच्छेद 148 है जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में बात करता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। इसका थोड़ा और देखते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बात कर, धन विधेयक के बारे में बात करता है ये धन विधेयक। और अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की बात करता है, उच्चतम न्यायालय। और आर्टिकल 343 क्या करता है, आप बताइए कमेंट करके। हिंदी भाषा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो आप बताइए मुझे, ये किसके बारे में बात करता है, हिंदी भाषा के बारे में बात करता है। ये किसका, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 6 साल या 65 वर्ष, इसमें जो भी पूरा पहले हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ देगा और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के समक्ष इस रिपोर्ट को रखवाने का काम करता है। ओके, अगला बताइए। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था, क्या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2020, 26 जनवरी 2019, 15 अगस्त 2019, 21, 1 जनवरी 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2021 में इसका किया गया था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को। और इसका मुख्य काम था हाइड्रोजन दहन, किलोग्राम गैसोलीन की से अधिक इसका उत्पादन करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप बताइए इसका आंसर, इस सर्वोच्च न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियों से कौन सा संबंधित है। आनुषांगिक शक्तियों, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 150। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140 आनुषांगिक शक्तियों से। 43 में क्या, राष्ट्रपति जब परामर्श चाहेगा, राष्ट्रपति यदि उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के मामले में, इसका आंसर ये होगा। लेकिन समझे ना बात, तो आप याद 138 क्या कहता है, इसके उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करता है, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना, संसद मतलब इसकी शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। ओके, और अनुच्छेद 150 में क्या कहा गया है, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, किसमें, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। ओके, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या प्रदर्शित करता है, वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है, मुद्रास्फीति, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध को से कम हस्तक्षेप करना, विदेश में नया व्यापार करना, आयात प्रतिस्थापन करने के लिए सरल योजना बनाना। तो आप बताइए, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में काम करना, काम से कम हस्तक्षेप करना और अपना व्यापार उनके देशों से आयात निर्यात करना। और भारत में एक आया था एलपीजी मॉडल आया था, तो इसको आप याद रखिएगा, एलपीजी मॉडल।
LPG जी। तो क्या था ये? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि प्राइवेट किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय पर व्यापार किया जाए, और 1991 में आया था। वैश्विक सुधार किया गया था और इसमें बाहरी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी गई थी। और तब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, PV नरसिम्हा, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ओके, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकता है? 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन, 90 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन। अब बात करते हैं मनरेगा। ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी रोजगार गारंटी योजना है और इसकी शुरुआत कौन किया था? मनमोहन सिंह ने किया था, मनमोहन सिंह ने। और ये कब चली? 2 फरवरी 2006 को चली थी। कब चलेगी? 2006 पर। और ये कहाँ से चली थी? तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का बेटा, आंध्र प्रदेश का जिला जिसका नाम है आनंदपुर। आनंदपुर से ये योजना चली थी और इसका नाम बदलकर, जब आगे इसका नाम बदलकर 2009 में क्या कर दिया गया था? 2009 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। और जो अधिनियम आया था ये 2005 में आया था और ये 100 दिन का काम देता है और जो प्रतिदिन 220 रुपये मजदूरी तय की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी गई? हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू। तो आप बताएंगे हमारे देश सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत मानी गए हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी कहते हैं क्योंकि इसे ईश्वर की वाणी, इसलिए इसे देववाणी भी कहते हैं। देव की वाणी अर्थात देवों की वाणी कहते हैं इसे, देववाणी इसे कहते हैं। सुर भारती भी इसे कहा जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध और जैन धर्म से पहले की ये भाषा है। ओके, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके बारे में बात की थी और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को भी सम्मिलित किया गया है। पता है? तो इसको कहाँ भारत के, अगर आप संविधान देखेंगे, भारत का संविधान में 8वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। और उत्तराखंड की ये राजकीय भाषा भी है। कहाँ की? उत्तराखंड की राजकीय भाषा भी है। तो आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किताब का नाम है कि द इकबाग नामक पुस्तक। द इकबाग नामक पुस्तक किसने लिखी? कौन सी पुस्तक? द इकबाग नामक पुस्तक किसने लिखी है? J.K. रॉलिंग ने, मेगन मिरांडा ने, रस्किन बॉन्ड ने या मलाला यूसुफजई ने? तो ये बुक हो जाएगी, किसकी होगी? J.K. राउलिंग की। किसकी हो जाएगी? J.K. राउलिंग के आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा ये बुक। और रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम क्या? हाउ टू बी राइटर। इनकी एक बुक का नाम याद रखिए, इनकी बुक का नाम हाउ टू बी डे, क्या नाम है? हाउ टू बी ए राइटर। ओके, 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति पुरस्कार दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए एडविन हावर्ड ने, जॉन बार्बर ने या एडमिन सिक बर्ड ने या डी में निकोलस कला ने? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो निकोलस काला ने किया था। निकोलस कालन ने इसका 1900 कब किया था? तो आप बताएंगे 1836 में किया था प्रेरण कुंडली का। और ये वोल्टता वाले स्रोत में उच्च वोल्टा प्राप्त करने वाली एक युक्ति होती है और इसका आविष्कार निकोलस कला ने किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? क्या अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1998 में, 2004 में या 1997 या 1928 में? तो आप बताइए कि अमर्त्य सेन को
कब नोबेल पुरस्कार मिला था? किसको? अमर्त्य सेन को। तो आप बताइए कब? तो आप देखेंगे अमर्त्य सेन को पुरस्कार कब मिला था? तो इनको पुरस्कार मिला था 1998 मिले थे। ओके। और इन्हें 1999 में, 98 तो इनको मिला, और 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था? भारत रत्न भी इन्हें दिया गया था। पर क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और इन्हें, ये क्या थे? ये एक अर्थशास्त्री थे। ओके। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो आप बताइए कि श्रीलंका की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो आप बताएंगे उसकी सिंहली होगी, अंग्रेजी होगी, तमिल होगी या मलयालम। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहली। क्या हो जाएगा? श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित क्या है? एक द्वीपीय देश है। आप भारत का देखेंगे ऐसे कुछ अपना भारत है और यहाँ पर स्थित है अपना ये श्रीलंका यहाँ पर। ओके। तो श्रीलंका स्थित है और जिसमें ये पाक की जलसंधि है जो मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और श्रीलंका को अलग करती है। और यहाँ की वर्तमान तो सिंहली तो मूल भाषा इसकी आधिकारिक, लेकिन अंग्रेजी और तमिल भी वहाँ की मतलब द्वितीय भाषा है। ओके। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने श्रीकोट्टे है। तो आप याद रखेंगे। और यहीं पर हम्बनतोता बंदरगाह है जो चीन के कब्जे में है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताइए किसने गणना की थी राष्ट्रीय आय की गणना? तो इसका आंसर जगदीश चंद्र बसु या VK राव या कौशिक बसु या मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा VK राव। इन्होंने ही इसकी पहली गणना की थी। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय गणना करने वाले प्रमुख इनका पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंग राजा है। क्या नाम है? विजेंद्र के कस्तूरी रंग राजा है। ओके। तो आपसे पूछ सकता है। और जगदीश चंद्र बसु क्या थे? ये एक क्या थे? जगदीश चंद्र बसु। तो इनके बारे में कहा जाता है एक अर्थशास्त्री थे और इन्हें 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने की प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? अर्थात भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो पहली बार किस संशोधन द्वारा हुआ था? 10वां, 7वां, 6वां, 4था? तो इसका हो जाएगा 7वां हो जाएगा। और कब हुआ था? 1956 में हुआ था। राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था बच्चों? तो 1956 में हुआ था। और उस समय 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूटी बनाई गई थी। ओके। तो इस तरह था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब बताएंगे